हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो सवाल पूछे गए थे हमारे मैनेजमेंट के पेपर में। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का कोर्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे पहला सवाल हमारे पास है, which of the following forms of the purchasing power parity states that the changes in the spot rates over a period of time reflect the changes in the price levels over the same period in the currencies of the concerned economies। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, और देखो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परचेसिंग पावर पैरिटी के दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट फॉर्म और एक हमारे पास होता है रिलेटिव फॉर्म। तो एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव में से ही आपको आंसर चूज करना है, 3 और 4 आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज आएगा, वो हमारा इट वुड डिपेंड ऑन द चेंज इन द प्राइस लेवल ओवर द सेम पीरियड, यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट होगा दैट इज गोइंग टू इफेक्ट कि हमारा फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो रिलेटिव परचेसिंग पावर्टी आपको ये पैरिटी आपको ये चीज बताती है कि कैसे इन्फ्लेशन में चेंज आने से आपके एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। तो एक बहुत सीधा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, which of the following are the distinctive features of big data being used in analytical CRM। तो देखो, बिग डाटा की जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो बिग बिग डाटा की वीज की बात करते हैं। तो बिग डाटा हमारे पास बहुत सारा डाटा आज की डेट में अवेलेबल है, और वहां पे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है वॉल्यूम, जो कि डिनोट करता है साइज ऑफ द डाटा को। वेराइटी की कितनी अलग अलग वेराइटी का डाइवर्सिटी है हमारे डाटा के अंदर। वेलोसिटी, कितनी तेजी से डाटा आपका जनरेट हो रहा है। और वेरासिटी, जो कि डिनोट करता है एक्यूरेसी ऑफ द डाटा को। तो ये सारे हमारे की इश्यूज रहते हैं बिग डाटा के अंदर। और यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर यहाँ पे आपका सीधा सीधा बन जाएगा। एक बहुत ही इजी और बहुत ही डायरेक्ट सवाल ये आपसे पूछा गया था। चलिए, हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टेरिफ बैरियर। तो देखो, दो बैरियर होते हैं, एक टेरिफ बैरियर, एक नॉन टेरिफ बैरियर। अगर नॉन टेरिफ बैरियर नहीं है, यानी कि वो टेरिफ बैरियर आपका होने वाला है। तो कोटास है, कस्टम्स एंड एंट्री प्रोसीजर है, कंबाइंड रेट है और एक्सचेंज कंट्रोल है। देखो, जो आपके टैरिफ बैरियर होते हैं वो आपके टैक्स रेट से जुड़े होते हैं, और जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, टैक्स के अलावा हम जो भी बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोटा फिक्स कर दिया, चाहे कोई ऐसे प्रोसीजर्स बना दिए, कोई और कंट्रोल्स लगा दिए, वो सारे नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाएंगे। तो कोटा, कस्टम एंड एंट्री प्रोसीजर, एक्सचेंज रेट, ये आपके नॉन टैरिफ बैरियर हो जाएंगे। और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 बचेगा, कंबाइंड रेट वाला, ये हमारा यहाँ पे टैरिफ बैरियर हो जाएगा। तो रेट के अंदर आपके टैरिफ्स आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, ड्यूटीज आ जाते हैं, एंड दे वुड बिकम टैरिफ बैरियर्स। चलिए जी, तो आते हैं अगले सवाल की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉल्स अंडर जियो सेंट्रिक काइंड ऑफ इंटरनेशनल ओरिएंटेशन। तो आपके जियो सेंट्रिक इंटरनेशनल ओरिएंटेशन में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आने वाली है। देखो, हमारे पास ना ईपीआरजी मॉडल है, जो कि बात करता है आपके एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म की। तो एथनोसेंट्रिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारी ओरिएंटेशन होम कंट्री की रहती है। हम होम कंट्री में जो काम कर रहे हैं उसी काम को बाहर की कंट्री में भी कर लेते हैं। जब पॉलीसेंट्रिज्म की बात रहती है तो होम कंट्री को अलग रख देते हैं और बाहर की कंट्री में देखते हैं कि उनका कैसे काम होना चाहिए, उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है, और वहां के तौर तरीकों से काम करते हैं। वहां के लोकल, बेसिकली जो तौर तरीके हैं, लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहां पे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास रीजियो सेंट्रिज्म आता है, जिसमें हम रीजनल मार्केट्स को बेसिकली बेस बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर जियो सेंट्रिज्म आता है, जिसमें हमारी जो ओरिएंटेशन हो जाती है ग्लोबल हो जाती है। हम पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह यहाँ पे व्यू करते हैं और एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे ऑफर कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जियो सेंट्रिक में कौन सा आपका स्ट्रेटेजी आएगा। एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी टू फॉरेन मार्केट, तो ये नहीं आएगा, ये आपका जो है एथनोसेंट्रिज्म में आएगा। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, यस, दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। लोकलाइजेशन भी नहीं आएगा, और ट्रेड ऑफ बिटवीन लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है,
Which of the following events contributed most to the disruption in the Bretton Woods system? ऑप्शंस दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वेस्टर्न डोमिनेंस ओवर द सिस्टम, सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड इन 1971, ऑयल प्राइस शॉक ऑफ 1973। सो सबसे पहले आपको ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था उसके अंदर हमने गोल्ड और यूएस डॉलर को लिंक कर दिया। तो गोल्ड वाज द बेसिस फॉर यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर का जो वैल्यू रहेगा, जो उसका रेट रहेगा, इट वाज बिकॉज कि यूएस के पास उतना यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है और बाकी करेंसीज को हमने यूएस डॉलर से यहाँ पे लिंक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक समय आया कि यूएस की गोल्ड सप्लाई इतनी नहीं थी कि वो हमारे जो नंबर ऑफ डॉलर्स है इन सर्कुलेशन है उनको कवर कर पाए। तो गोल्ड और डॉलर के बीच में इम्बैलेंस हो गया। गोल्ड और जो डॉलर है उसका यहाँ पे जो बैलेंस था, इट डिटरमाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब ये बैलेंस वहां पे टूटना शुरू हो गया और इसी वजह से आपका ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो यहाँ पे टूट गया और हमारी जो करेंसीज हैं दे बिगेन टू फ्रीली फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि हमारा जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें मार्केट फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं हमें इवेंचुअली देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास जो रीजन बनेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड इन 1971। तो 1970s के अंदर हमें दिक्कत आ गई कि यहाँ पे हम गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास दिक्कत हो गई थी और इसीलिए हमारे पास जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो ब्रेक हो गया और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन गया। तो डिटेल में आप इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को समझेंगे तो ये आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशंस इज रिलेटेड टू सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सवाल आपसे पूछ रहे कि सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कौन सी इंटीग्रेशन जुड़ी हुई है। देखो जी, यहाँ पे सुपर नेशनल का मतलब हो गया कि बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें से सबसे वाइडर स्कोप जिसका होगा उसे हमें चूज करना चाहिए। फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन और लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन ना देता तो मुझे लगता है इकोनॉमिक यूनियन आंसर होना चाहिए क्योंकि उसका स्कोप सबसे ज्यादा हो जाता है। बट अल्टीमेटली ये सारे पार्ट किसके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पार्ट है और ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे एडिक्वेट है, बट जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 और उसे ही यहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो इकोनॉमिक यूनियन भी बहुत ब्रॉड होता है, बहुत वाइड होता है, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में समा जाती हैं और इसीलिए शायद ऑप्शन नंबर 4 का जो आंसर है वो हमें ऑफिशियली दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फेवर स्प्रिंकल अप्रोच फॉर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। देखो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपके पास अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। तो एक अप्रोच आपके पास ये हो सकती है कि आप सभी मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट जो है वो एक टाइम पे ही लॉन्च कर दें। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और वो आईफोन पूरे वर्ल्ड में सभी मार्केट्स में एक साथ लॉन्च कर दिया, या फिर वो ऐसा करे पहले यूएस में लॉन्च करे, फिर उसे देखे कि क्या रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद इंडिया में जाए और यूरोप में जाए, दूसरी कंट्रीज में जाए, ऐसा भी कर सकता है। बट अगर हम स्प्रिंकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने एक साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, अलग अलग मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को एक साथ यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो कैसे प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी आपको लगता है सुटेबल रहेगी? लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली शॉर्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूजफुल रहेगी। तो अगर आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल छोटा है तो बेहतर है कि आप उसे सभी जगह एक साथ ही लॉन्च कर दें, नहीं तो आप जब एक कंट्री में लॉन्च कर देंगे तो उसके बाद दूसरे कंट्री में आपको फटाफट से लॉन्च करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट का ज्यादा नहीं है। तो सभी में एक साथ लॉन्च करेंगे तभी बेहतर रहेगा। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ द मार्केट इज वेरी हाई विद स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा हैं तो अगर आप एक ही मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर आपको बीट करने के लिए आपसे बेहतर प्रोडक्ट या आपके जैसा प्रोडक्ट और मार्केट में आपसे ज्यादा तेजी से ले आए। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड ओवर लॉन्च यहाँ पे कर दें, नहीं तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी और आप पीछे रह सकते हैं। तो ये रीजन भी कहीं ना कहीं हम स्प्रिंकल अप्रोच से जोड़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ द एंट्री इन मार्केट्स इज रिलेटिवली हाई। अगर दूसरी मार्केट्स में एंट्री लेने की कॉस्ट काफी ज्यादा है, हाई है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप सभी मार्केट में एक साथ एंट्री करने लगेंगे तो आपको काफी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सो ये आपका फेवर नहीं करेगा स्प्रिंकल अप्रोच को, तो इसे इग्नोर करते हैं। फर्म हैज लार्ज रिसोर्सेज टू मैनेज साइमल्टेनियस प्रोडक्ट लॉन्च इन मल्टीपल मार्केट। तो देखो अगर आपको एक प्रोडक्ट को मल्टीपल मार्केट्स में लॉन्च करना है तो ज्यादा रिसोर्सेज तो आपके पास होनी चाहिए, तो डी को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। द साइज ऑफ द टारगेट मार्केट इज स्मॉल विद लो ग्रोथ पोटेंशियल। तो टारगेट मार्केट का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे
आपकी स्प्रिंकल अप्रोच आई थिंक यूजफुल नहीं रहने वाली है। ये अप्रोच, ये वाला पॉइंट भी हमारे स्प्रिंकल अप्रोच से ज्यादा मैच नहीं करता है, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ए, बी एंड डी, जो कि सीधे सीधे मैच कर रहे हैं हमारी स्प्रिंकल अप्रोच से, और हमें यहाँ पे तीन ही चूज करने हैं। तो ए, बी एंड डी ओनली इट बिकम्स द बेस्ट आंसर। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट डाटा वेयर हाउसिंग। तो देखो, जब भी हम डाटा वेयरहाउस की बात करते हैं, तो जैसे आपका नॉर्मल वेयरहाउस गोदाम होता है जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ रहता है, इस डाटा वेयरहाउस के अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ रहेगा। तो आपके अलग अलग सोर्सेस से डाटा इकट्ठा हो जाएगा और वो इस डाटा वेयरहाउस में आ जाएगा। तो ये डाटा वेयरहाउस कैसा होना चाहिए, इसको लेकर सवाल है। डाटा वेयरहाउस सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू रेगुलेटर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी। तो बिल्कुल है, सबको एक्सेप्टेबल तो होना ही चाहिए। डाटा वेयरहाउस सिस्टम मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो अभी इस स्टेटमेंट को एक बार छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। डाटा वेयरहाउस सिस्टम मस्ट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव टू यूजर। तो इस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए यूजर्स को, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो अट्रैक्टिवनेस के बारे में देखो, एज सच हम अभी कुछ लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट के ऊपर। डाटा वेयरहाउस सिस्टम मस्ट बी अ सिक्योर बास्टियन दैट प्रोटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन। तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। अगर आपका ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपने डाटा रखा हुआ है और वो सिस्टम सिक्योर नहीं है, फिर तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो इट मस्ट बी सिक्योर, तो डी वाला तो पक्का पक्का आना चाहिए। डाटा वेयरहाउस सिस्टम मस्ट बी अडेप्टिव टू चेंज। तो जैसे जैसे आपका डाटा चेंज हो रहा है, डाटा बढ़ रहा है, तो आप अपने सिस्टम को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सके, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक आएगा। मेरे को पक्का पक्का जो लग रहा है वो डी लग रहा है कि डी पक्का पक्का आने वाला है। तो डी अगर आने वाला है पक्का पक्का, तो 1 और 2 तो मेरे पास यहाँ पे हो नहीं सकते हैं। अब मेरे को चूज करना है कि क्या ए, डी, ई होंगे, क्या बी, सी, डी यहाँ पे होने वाले हैं। ये वाला पॉइंट हमने पहले रीड किया था कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए रेगुलेटर्स को। तो ऐसा आप कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट शुड डेफिनेटली बी एक्सेप्टेबल। तो ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए, और अडेप्टिव टू चेंज भी हमने देखा ये आना चाहिए। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिवनेस का पॉइंट है, ये इतना जरूरी नहीं है। देखो, हमारा जो गोदाम होता है उसमें डाटा, जो डाटा को अगर हम छोड़ दें, एक बार सामान को ही बात करें, आपके घर के स्टोर की ही बात करें, तो उसमें जिस तरीके से सामान को डाला होता है, घुसाया होता है, जरूरी नहीं है कि वो अट्रैक्टिव तरीका हो। कैसे भी करके हम सामान फंसा देते हैं, घुसा देते हैं हमारे गोदाम के अंदर, हमारे स्टोर के अंदर। तो अट्रैक्टिवनेस इतना कोई जरूरी वर्च्यू यहाँ पे नहीं होता। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे ही बनाए, ये भी कोई नेसेसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ए, डी, ई ओनली। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को लगाकर इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट बतानी है, गलत बतानी है। टेक्नोलॉजी इज अ डिफरेंशिएटर अमंग सिमिलर बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो एक जैसे दो बिजनेस हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा शायद उसका बिजनेस ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे दो भाई हैं, उनकी दुकान आमने सामने है, और एक पर्सन जो है सिर्फ कैश पेमेंट एक्सेप्ट करता है, और दूसरा जो पर्सन है वो आपका गूगल पे बाकी सब चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी को अपनाने से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी इज अ डिफरेंशिएटर, तो ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी कैन नॉट क्रिएट वैल्यू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, आपकी जो टेक्नोलॉजी है ना, आप उसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी दुकान प्रॉफिट के लिए तभी आप इसे लगाएंगे। आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पे भी आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे भी आप डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अ वैल्यू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। पेस ऑफ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द बिजनेस मॉडल ऑफ द मॉडर्न एंटरप्राइजेस। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी हमारे मॉडर्न एंटरप्राइजेस के बिजनेस मॉडल्स को जरूर इफेक्ट करती है। नीड्स एंड गोल्स बी डिफाइंड बिफोर एक्विजिशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को खरीदने से पहले आप अपने गोल्स को समझ लीजिए, तो ये बेहतर रहेगा। तो ये भी सही लग रही है। Organizations pay little attention to the process of change when once a decision to acquire technology has been taken. तो अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको कोई नई टेक्नोलॉजी लेनी है, तो फिर आप चेंज की प्रोसेस के ऊपर कोई ज्यादा टेंशन नहीं देते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी डाइसी मुझे लग रही है, बट ऑप्शन नंबर जो बी है, पॉइंट नंबर बी है, वो मुझे पक्का पक्का से पता है कि हाँ ये तो गड़बड़ है। और अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं, मेरे को है कि बी पक्का पक्का आना चाहिए, तो मेरे पास 3 और 4 तो कट ही जाता है, और 1 और 2 में ही बी आ रहा है। और यहाँ पे सी वाला तो मेरा सही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है, और इसीलिए 1 ऑप्शन में आंसर दूंगा, बी ओनली। आप जो पॉइंट नंबर बी है, दिस इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। और यहाँ पे भी हमने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो किया, अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, इसे अप्लाई करने की कोशिश की इस सवाल के अंदर।
चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे आपको कुछ थ्योरीज दी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, और उसके अलावा कुछ आपको नेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं। चलिए सबसे पहले आपको दे रखा है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी आपको क्या कहती है? ये थ्योरी आपको कहती है कि हमारे जो नेशंस है वो कोशिश करते हैं गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा करने की। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 से पॉइंट नंबर 2 से मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद आपकी है थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये कहती है कि जिन भी प्रोडक्ट्स में आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है आप उनकी प्रोडक्शन करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे को इंपोर्ट कर लेंगे, और ये आपका 3 से मैच हो रहा है जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की जा रही है। इसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर बात होती है रिलेटिव एडवांटेज की, कि जिसमें आपका रिलेटिव एडवांटेज ज्यादा है आप उसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो आप इसे 4 से मैच कर दीजिए। फिर आपका बचा फैक्टर एंडोमेंट। तो ये भी बहुत आसानी से मैच हो जाएगा कि जो भी आपका फैक्टर रिलेटिवली अबंडेंट है आपके पास, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, आप उसको यहाँ पे यूज करके जो सामान बनता है आप उसे एक्सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये सवाल तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन और लिस्ट टू आपको दे रखे। ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, मेरे ख्याल से इस सवाल को शायद कुछ ही लोग आंसर कर पाए होंगे करेक्टली। इसमें नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, और ये मॉडल के नाम भी बहुत खतरनाक है और इनको समझना भी इतना आसान नहीं है। तो आपके पास नॉलेज मैनेजमेंट के मॉडल हैं वॉन क्रॉ एंड रूस, विज, मोनाका एंड टेक्यूची, चू एंड विक। बहुत अजीब अजीब से नाम है और बहुत अजीब अजीब सी इनकी अप्रोचेज है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नॉलेज मैनेजमेंट की डिटेल में अभी हम नहीं जाते यहाँ पे। करेक्ट आंसर इस सवाल का है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब ऐसे सवाल कुछ पेपर में आ जाते हैं। अब ऐसे सवालों को लेकर अगर आपको पता है तो यू कैन आंसर इट, अगर नहीं पता तो आपको गेस वर्क ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने इन सभी नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल्स की एक ब्रीफ समरी भी डाल दी है, जिसे आप अपने एंड पे एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग फॉर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज लेकर आना है, तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे चेंज लेकर आना है, किस तरीके से लेकर आना है, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी है। ये सब चीजें कुछ ऐसी बात करी होगी इस सवाल में, और यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए, आपको बताना है कौन सा स्टेप पहले आएगा और कौन सा स्टेप आपका बाद में आएगा। चलिए जी, अब हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कंडक्टिंग इनिशियल कंपैरिजन ऑफ द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इवेल्युएटिंग द स्टेट ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, लिस्टिंग डाउन द प्रोबेबल पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, फाइनेंशियल फीसिबिलिटी एनालिसिस ऑफ द प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाइंग द लर्निंग रिक्वायरमेंट्स। तो अभी आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों चूज करना है। तो अगर अभी सपोज कर लेते हैं कि अभी आप जो अपनी पढ़ाई करते हैं ना वो कॉपी पेन से करते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक टेबलेट खरीदता हूं और टैब पे पढ़ाई किया करूंगा, टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेते हैं। तो अभी आप जो है ये डिसीजन लेने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे एक बार जरा सोचिए। टेक्नोलॉजी आप बदलने वाले हैं तो क्या क्या स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला आपका काम क्या रहने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले आप अपनी जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसे इवेल्युएट करेंगे कि इसमें मेरे पास अभी प्रेजेंटली क्या क्या कमियां चल रही हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टू इवेल्युएट द स्टेट ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से बेहतर मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, और उन ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बाजार में अलग अलग कंपनीज के टैब अवेलेबल है, आपके पास आईपैड भी है, आपके पास और भी बाकी कंपनीज है जिनके टैब अवेलेबल है, आप उनको यहाँ पे देखेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि मेरे को टैब चाहिए और मेरी टैब से क्या रिक्वायरमेंट है। क्या मैं टैब पे ड्राइंग बनाना चाहता हूं, क्या उस पे केवल क्लासेस देखना चाहता हूं, क्या केवल उस पे मूवीज देखना चाहता हूं, म्यूजिक सुनना चाहता हूं, मेरे को साउंड क्वालिटी बेहतर चाहिए कि कैमरा बेहतर चाहिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसे यहाँ पे लिंक करेंगे आपकी जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनके साथ। फाइनेंशियल फीसिबिलिटी एनालिसिस करनी भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कौन सा टैब कितने का है। अब एप्पल का टैब हो सकता है आपको बाजार में बहुत महंगा मिल रहा हो, और आप चाहते हो चाहे उसे खरीदना, बट हो सकता है आप उसे अफोर्ड ना कर पाए, इट मे नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल फॉर यू। और हो सकता है आपको कोई नीचे कम रेंज वाला टैब ही लेना पड़े। तो फाइनेंशियल फीसिबिलिटी एनालिसिस आप करेंगे, और उसके साथ ये भी देखेंगे कि आपको पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर अब मैं अपनी कॉपी बंद करके टैब के थ्रू पढ़ाई करने वाला हूं, तो उसके लिए मेरे को इंटरनेट चाहिए होगा, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो ये सब इश्यूज मेरे को अराइज हो सकता है, जिनके लिए आप पहले ही अपनी प्लानिंग कर लेंगे। मे बी आप पहले ही एक साथ में पावर बैंक भी खरीद लेंगे। तो ऐसा कुछ आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, और ये सीक्वेंस हमें जो बनती हुई दिख रही है इट इज बीइंग फॉर्म्ड इन ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इस सवाल का बनेगा। चलिए तो अब आते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल आपको असर्शन रीजनिंग का सवाल दे रखा है।
assertion दी है the objective functions in the business organizations are complex requiring the processing of large volume of data. Reason दिया AI based non-linear models can solve the problems of arriving at a dynamic solution to business problems. तो पहले कह रहे हैं कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑब्जेक्टिव जो है, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली बात की जा रही है, तो इसे आप कहीं ना कहीं अपने लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह से भी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उन्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारा डाटा प्रोसेस करना पड़ता है। और रीजन में स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि एआई बेस्ड नॉन लीनियर मॉडल्स होता है वो हमें मदद कर सकता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो शायद आप पहली और दूसरी को लिंक भी कर लें, बट एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलता है कि अगर आपका डायरेक्ट लिंकेज बन रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में तभी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप कोई इनडायरेक्ट दूर का रिलेशन बना रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर सीधा सीधा लिंक बन रहा है तभी 1 लगाइए, अदरवाइज आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइए। ऐसा हमें पिछले कई सवालों को, पिछले कई एग्जामिनेशन के सवालों को देख के सीखने को मिल जाता है और इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी के सवालों के ऊपर जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2022 के पेपर में जो कि मार्च के अंदर कंडक्ट हुआ था, 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो ये सवाल आपसे पूछे गए थे। सवाल बीच में कुछ कुछ टेढ़े मेढ़े भी थे और कुछ कुछ आसान भी थे। उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।